Dear students and friends, welcome back to my YouTube channel College English Education। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप बिहार बोर्ड 12 क्लास के स्टूडेंट हैं और आप रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के थर्ड पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ रहे हैं। यह पोएम मॉडर्न सोसाइटी में हमारे एस्पायरेशन आकांक्षाओं को पूरा न होने पर आधारित है। कैसे एक व्यक्ति सारी जीवन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, शांतिपूर्ण तरीक़ों से जीने के लिए, और अंतोगत्वा उसे निराशा ही हाथ लगती है। मॉडर्न सोसाइटी के तमाम समस्याओं से जुड़ा हुआ यह पोएम आपको बहुत सारे नॉलेज को प्रदान करता है। हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बरकरार रहे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आप अपने भाषा में आसानी से लिख पाएंगे। अतः पोएम को सावधानीपूर्वक शुरू से अंत तक सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम प्रत्येक पोएम का जो आपके सिलेबस का आपके बुक से जुड़ा हुआ है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताएंगे, समझाएंगे। आपके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी इस चैनल के माध्यम से संभव हो सकेगी। तो हम लोग पोएम को शुरू करें। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऐसे तो आप टाइटल देख रहे हैं कि अब पत्ते बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। तो टाइटल जितना आसान है, साधारण तरीक़ों से आपको अपनी अर्थ समझा रहा है, वैसे इसके अर्थ नहीं है। यह बहुत ही गंभीर बातों को हमारे सामने रखता है, जो 100% यानी 100% जो है ना, सच्चाई से भरा हुआ है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके हम दो मायने यहाँ लगा सकते हैं। एक जो मॉडर्न एज में डेथ स्केल है, सारी दुनिया पागल हुई है, एक दूसरे को बचाने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को डैमेज करने के लिए, एक दूसरे को आउट करने के लिए। पता नहीं क्यों लोगों पे इस पागलपन का क्या असर है। दूसरी बातें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब हमारे जीवन से खुशी जो है ना, बड़ी तेज़ी से निकल रही हैं। इट मीन्स दिन प्रतिदिन जब हमारी उम्र बढ़ता जा रहा हो, जब हम युवा अवस्था से वृद्धा अवस्था की तरफ निकल रहे हों, तो समझिए कि हमारे जीवन से खुशी दिन प्रतिदिन गायब हो रही है। ये तो हम जब पोएम को पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल आप राइटर W.H. ऑडेन के बारे में जान लें। संक्षिप्त विवरण को यहाँ पे देखते हैं। Weston Hugh Auden was born in 1907 and died in 1973। ये जो वेस्टन ह्यूएन ऑडेन जो हैं 1907 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1973 ईस्वी में मृत्यु होती है। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द एज ऑफ एनेक्जाइटी के लिए 1948 ईस्वी में इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ दिया जाता है। वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। ये बहुमुखी और सशक्त, बौद्धिक सशक्तता के कवि हुआ करते थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, वर्स कविता, ड्रामा, क्रिटिक आलोचक, ट्रांसलेटर अनुवादक एंड एडिटर संपादक के काम कर चुके थे। यानी कई गुण आपने इनमें देखा। वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली
विगोरस पोएट, यह जो है ना बहुमुखी गुणों वाले बौद्धिक और सशक्त कवि थे। पोएम भी लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम। पोएम इनके लिए एक गंभीर खेल हुआ करता था। वी शुड डीपेन पीपुल सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों के आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए लिखा जाता था या लिखा जाना चाहिए। इनके अनुसार पोएम का काम लोगों का आत्म जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। इन नो केस किसी भी हाल में नहीं डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के राजनीतिक और धार्मिक पसंद को प्रभावित करने के लिए नहीं। यानी इनके अनुसार पोएम का उद्देश्य एक व्यक्ति में जागरूकता लाने के लिए होता है, न कि उसकी राजनीतिक और धार्मिक विचारधाराओं को, उसके पसंदों को डैमेज करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए। His early poems exhibit his interest in political affairs and ideas. इनके जो प्रारंभिक पोएम थे, ये लोगों के इनके जो प्रारंभिक पोएम थे, इनके द्वारा राजनीतिक और his early poems exhibit his interest in political affairs and ideas. इनके जो प्रारंभिक पोएम थे, इनके राजनीतिक अफेयर्स, व्यवसाय और विचारों के रुचि को दर्शाते थे। बट हिज लैटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेकिन जब बाद में इन्होंने जिस पोएम को लिखा उसमें क्रिश्चियनिटी और इनके निजी टोन को देखा जाता है। एज अ टेक्नीशियन, यह एक टेक्नीशियन थे। ऑर्डन एक्सप्लोर्ड ए वेराइटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। टेक्नीशियन के रूप में इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के श्लोक और छंद को जो है ना बनाया, दिखाया। ही हैड ए पैशन फॉर वर्ड। He had a passion for word coining and using archaic words. इनके पास शब्द गढ़ने की एक क्षमता हुआ करता था और ये अक्सर जो है ना archaic words यानी कि पुरातन शब्द, पहले के शब्दों का अधिकतर प्रयोग करते थे। Which makes him at times difficult to understand, जो उस समय इनको पढ़ पाना, समझ पाना मुश्किल होता था। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States. इन्होंने इंग्लैंड को 1939 ईस्वी के प्रारंभिक पीरियड में ही छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल होने के लिए। Auden's work is divided into the British and American phases. अतः इनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखे गए या जो भी इनके लिटरेचर के काम रहे, उन्हें हमने दो फेज में रखा, एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। यानी जब ये इंग्लैंड में थे उस समय जो इन्होंने पुस्तकें लिखी उसे ब्रिटिश फेज में रखते हैं, और अमेरिका सेटल होने के बाद जो पुस्तकें इन्होंने लिखा उसे अमेरिकन फेज में रखते हैं। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर द, इंग्लैंड के दौरान जब ये इंग्लैंड में रहते थे उस समय इनके द्वारा लिखे गए पुस्तक मुख्य रूप से द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक ए स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज इंक्लूड, और अमेरिका आने के बाद जो इनके मुख्य नोटेबल उल्लेखनीय काम रहे, पुस्तकें रहें, उसके नेम इस प्रकार से रहे: न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द ईज ऑफ एन एग्जाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिलेस। द प्रेजेंट लिरिक, अभी जो पोएम आप देख रहे हैं यह एक गीत के रूप में है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनेक्ट्स
द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, वे मानव जीवन में निहित हताशा को पूरा करता है। द एस्पायरेशन, उस आकांक्षाओं को, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो पूरा नहीं हुए हैं। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस, या उस अकेलापन के सेंस को दर्शाता है। इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता हुआ मरता हुआ दिखाई दे रहा है या प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के आपने पोएम के थीम को यहाँ पे समझ लिया कि यह पोएम जो है ना, आज के मानव के फ्रस्ट्रेशन को, हताशा को पूरा करता है। मतलब दर्शाता है कि कैसे आधुनिक युग में एक मानव जो है ना, निराशा का शिकार हुआ है। द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, वे सभी इच्छाएं, आकांक्षाएं जो उसकी पूरी नहीं हुई है। अब यहाँ कुछ तो ऐसी इच्छाएं हैं जिसके बारे में हम बातें करते हैं जो पूरी न होती हो। आइए यहाँ पे हम इच्छाओं को दो तरीक़ों से देख लें। वे सारी चीज़ें जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति स्वयं काबिल होता हो, योग्य होता हो, और वैसे एस्पायरेशन को वो पूरा कर लेता हो, काफ़ी खुशी महसूस होती हो उसकी। लेकिन कुछ ऐसे भी एस्पायरेशंस होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें दूसरों पे निर्भर, डिपेंड होना पड़ता है। जैसे फैमिली बैकग्राउंड को भी देखें, मानव अकेला नहीं रहता है। उसके बाद बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, जैसे बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है। उन सबसे कुछ ना कुछ उसकी आकांक्षाएं होती हैं जो पूरा नहीं हो पाता, जिसके वजह से जो है ना, वो अकेला महसूस करता है। और वही सेंस को महसूस करते करते एक समय आता है, ने उसी सेंस को महसूस करते हुए वो जिंदा रहता है, और समय आता है मर जाता है। तो आपने समझा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक ऐसा पोएम है जो मॉडर्न एज की रियलिटी को हमारे सामने एक्सप्लोर करता है। नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे तो पोएम की बहुत सारी बातें आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगी। देयर इज अ सीजन इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स, एक ऐसा भी सीजन है जिसमें पेड़ अपने पत्तों को गिरा देते हैं। विच सीजन इज दिस, क्या आप बताएंगे वो कौन सा ऋतु है। वट आर द अदर थिंग्स दैट टेक प्लेस इन दिस सीजन, तो फिर अन्य कौन कौन सी घटनाएं इस ऋतु में होती है। यानी एक ऐसा ऋतु जिसमें पेड़ पौधे अपने पत्ते को गिरा देते हैं, और जब पत्ते गिर जाते हैं तो इस ऋतु में ऐसा क्या होता है जो रिमार्केबल हो, नोटेबल हो। यानी कहीं ना कहीं से यह लाइन जो है ना, हमारे जीवन के हताशा को भी दर्शाता है। एक समय आता है कि हमारी उत्सुकता, हमारी उत्साह, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ सब काम करने बंद कर देते हैं। हमारा जीवन पतझड़ के समान बन जाता है, और उस समय हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या क्या घटनाएं हमारे साथ हो रहा है, और समझ आता भी है तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे तो पतझड़ एक ऋतु है जिसमें पेड़ पौधे अपने पत्ते को गिरा देते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि एक पत्ते गिरने से क्या क्या होता है। पशु पक्षी जो है ना, आश्रय विहीन हो जाते हैं, आहार विहीन हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है, और जब उनके सामने इस तरह के जंतु जाते हैं तब बड़ी आसानी से वो उसका शिकार कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हरियाली का गायब हो जाना, यानी हिरन को जो है ना भोजन ना मिलना, दिन प्रतिदिन उसका कमज़ोर होना, भागने में असमर्थ होना, शेर का सामना करना और बड़ी आसानी से उसका शिकार बन जाना। What feelings do the trees without leaves evoke in you? क्या आपने कभी ऐसे पेड़ को देखा जिसमें पत्ते ना होते हो, तो उसे देखने के बाद कैसा फीलिंग आपके अंदर आता है। ये भी कहीं ना कहीं जीवन के यथार्थ को, जीवन के सच्चाई को हमारे आपके सामने लाकर प्रेजेंट करता है। हाउ डू ओल्ड पीपल थिंक अबाउट देयर ओन लाइफ एंड एज व्हेन दे सी अ चाइल्ड। जैसे आप देखे होंगे, आप महसूस तो किए नहीं होंगे लेकिन देखे होंगे
कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या क्या फील करता है, अपने आप को कैसे महसूस करता है। क्या आपको पता है कि जब वो किसी बच्चा को देखता है तो उस समय उसके मन में कौन से फीलिंग्स आते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस पोएम में देखेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि पोएम जो है हमारे जीवन के कई स्टेज के बारे में, सुख और दुखों के बारे में हमें और आपको विस्तार से समझाता है। सो नाउ स्टार्ट द पोएम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। या आज हमारी दुनिया में डेथ रेट बड़ी जल्दी बढ़ रहा है, बड़े स्केल पर मानव की मृत्यु हो रही है। या अब हमारे जीवन से खुशी बहुत तेज़ी से निकल रही है, गायब हो रही है। हम इस पोएम को, इस हेडिंग को जस्टिफाई करने के लिए पोएम के एक एक स्टांजा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। जस्ट फर्स्ट स्टांजा को देखते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, nurse's flowers will not last, nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on। पहले हम इस पोएम के शाब्दिक अर्थ को जान लें, जहाँ पोएट हमें यह बताता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये जो नर्सेस फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये उन पौधों के बारे में कहा गया है जो बड़े बड़े पौधों के नीचे उगते हैं, स्थान लेते हैं। आप देखे होंगे कि कई बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं जिन्हें नर्सेस फ्लावर्स बोला जाता है। या पोएट इन चीज़ों को जो है ना इंडिकेट करता है कि वे पेड़ जो है ना, पौधे जो किसी पौधों के संरक्षण में, किसी पेड़ के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, अब वो जीने नहीं जा रहे हैं, लास्ट करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जब बड़ा पेड़ का पत्ता ही गिर जाता हो, जब बड़ा पेड़ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता हो, तो फिर उसके संरक्षण में आए पौधों का कोई भविष्य अस्तित्व नहीं रह जाता है। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, वो जो बड़ा सा पेड़ है वो तो कब्र तक जा चुका है। इट मीन्स जब उसके पत्ते गिर चुके हैं तो उसका वजूद समाप्त हो चुका है। एंड द प्रैम्स गो रॉलिंग ऑन, अब यहाँ जो आपने नेचुरल ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, नर्सेस फ्लावर्स एंड नर्सेस, यहाँ पे हमने संरक्षक पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया, देखा, यानी वह पेड़ जो संरक्षक का काम करता है और वे पौधे जो उस संरक्षक पेड़ के संरक्षण में पल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं एंड द प्रैम्स, प्रैम्स वो 3 चक्के की जो लकड़ी की गाड़ी होती है जिसे आप बचपन में देखे होंगे, उसका उपयोग भी किए होंगे, उस गाड़ी को बोला जाता है। यानी हम नेचुरल ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रियलिटी के तरफ आते हैं, बचपन के तरफ आते हैं। तो पोएम का थीम जो है ना, हमें एक विशेष बात की तरफ इंडिकेट करता है, लिंक करता है। अब इन चीज़ों को ऐसे समझ लीजिए कि मानव का डेथ जो है ना बड़ी तेज़ी से हो रहा है। दुनिया दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, सभी लोग हथियार युक्त हो रहे हैं, हर व्यक्ति को टारगेट किया हुआ है, हर नेशन एक नेशन को टारगेट किया हुआ है। सारी दुनिया एक दूसरे को मिटाने पर तुली है, एक दूसरे को समाप्त करने पर लगी हुई है, आउट करने पर लगी हुई है। जो संरक्षण देने वाले हैं उनकी वजूद तो स्वयं समाप्त हो चुकी है, तो फिर उनके संरक्षण में पल रहे लोगों का क्या वजूद हो सकता है। या ऐसे भी समझें कि जब हमारी वृद्धा अवस्था आ गई तो हम स्वयं जो है ना संरक्षण देने के काबिल नहीं रहे, और मेरे ही परिवार के, मेरे समाज के, मेरे परिवेश के रहने वाले बच्चे जो मेरे संरक्षण के रहने वाले हैं, वे हमसे स्वतंत्र हो चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं, भविष्य विहीन हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है, चक्र जो है,
यूं ही लुढ़कता जा रहा है। वे किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी कह पाना असंभव होगा। अगर आज के हम मॉडर्न सोसाइटी के एक्टिविटी को देखें, मॉडर्न नेशन को, मॉडर्न वर्ल्ड के एक्टिविटी को देखें, तो हमें इस बात की दुख नहीं है कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से हमें इस बात का डर है कि अगर ऐसा होता रहा तो इसका सीधा प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ने जा रहा है। उनके सामने इस तरह का अगर वर्ल्ड रहा तो इसी तरह की दुनिया से मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे और उनके अंतर्गत ऐसी ऐसी सिस्टम्स आ जाएगी। जैसे हम जानते हैं कि हमें जो है ना ज्ञान लेने के कई स्रोत होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने घर परिवार से प्राप्त करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो आउट ऑफ फैमिली, घर से बाहर, जो हमारे परिवेश में घटित होता है उससे हम प्राप्त करते हैं। यानी हमारे परिवेश की घटनाओं का सीधा इफेक्ट हमारे बच्चों पर पड़ता है। तो बच्चे जो हैं उनके हाथ से प्रेम छूट चुका है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, सब नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और दिशा विहीन लुढ़कते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हमने समझा। नेक्स्ट देखते हैं। Whispering neighbors left and right pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate knees। इस लाइन के अंतर्गत पोएट जो है बुढ़ापा पर फोकस करता है कि जब हमारी उम्र वृद्धा अवस्था की तरफ आती है तो विस्परिंग नाइबर्स, इट मीन्स मैसेंजर ऑफ डेथ, यमराज कह सकते हैं, यमदूत कह सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, वे हमारे दाएं बाएं दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब हम मृत्यु के करीब आ चुके हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारे जीवन के जो वास्तविक आनंद हैं अब वो समाप्त हो चुके हैं। यानी मैसेंजर ऑफ डेथ हमारे दाएं बाएं महसूस होते हैं। इट मीन्स हमें ऐसा लगता है कि अब हम मृत्यु के करीब हैं। सबको जो वृद्धावस्था में चले जाते हैं उनके जीवन का जो भी आनंद होता है वो समाप्त हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दिखाई देती है। और फिर वो दिन आता है व्हेन एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये चंचल हाथ जो एक्टिव, कभी दिशा देने के लिए, डायरेक्शन के लिए, वर्क के लिए, सजेशन के लिए, दुनिया के तमाम चीज़ों को दर्शाने के लिए हमारी हाथ जो कभी एक्टिव हुआ करता था अचानक फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, और दोनों हाथ दोनों घुटने पे आकर के अस्थिर हो जाते हैं। यानी ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, यह एक डेड बॉडी के प्रेजेंटेशन को दर्शाया गया है। यहाँ से डेड बॉडी को प्रेजेंट किया जाता है कि जब एक व्यक्ति का डेथ होता है तो उसकी दोनों हाथ जो ठंडा हो गया होता है उसके घुटनों तक ला करके छोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से उन्हें कब्रिस्तान, शमशान तक पहुंचाया जाता है। तो सेकंड पैराग्राफ में हम लोगों ने वृद्धा अवस्था के मृत्यु के बारे में, यमदूत के बारे में और आनंद के बारे में अध्ययन किया कि जब वृद्धा अवस्था आता है तो जीवन से आनंद जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। डेड इन हैंड रेस एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्सिटी च्यूड ऑफ लव। यहाँ जो आप 4 लाइन देख रहे हैं, यहाँ से भी जीवन के अर्थात के बारे में बताया जाता है। जो ये हमारे अंतिम सफ़र होते हैं, जब डेड बॉडी को घर से लेकर के उसके डेस्टिनेशन तक यानी शमशान और कब्रिस्तान तक जाते हैं, उन दृश्यों को वर्णन करते हुए पोएट हमें बताता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, पहले भी 100 मर चुके हैं, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और इसी तरीक़ा से वुडन यानी लकड़ी के बने सैया, जिसे हमारे यहाँ बोल चाल के भाषा में अर्थी कहा जाता है, वो हर धर्मों के अनुसार अलग अलग बनावट के होते हैं।
तो मरने के बाद एक व्यक्ति के शरीर को अर्थी पे यानी लकड़ी के बने हुए सैया पे रख दिया जाता है, आर्म्स रेज स्टिफली, और कुछ लोग हमें उठाते हैं, बड़े सशक्त तरीके से हमें पकड़े रहते हैं अपने हाथों से। और वह दृश्य क्या दर्शाता है? इनफल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये जितने भी प्रेम हैं उनका, जो हमारे पीछे पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है का नारे लगाते हैं, रोते हैं, हमारी चर्चाएं करते हैं, हमें याद करते हैं, ये सब दिखावा है, क्योंकि वो हमें त्यागने जाते हैं, मिट्टी में दफनाने या आग में जलाने जाते हैं। वहाँ कोई सच्चाई सामने नहीं होता है, बस वह एक प्रक्रिया को अपने धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार, कल्चर के अनुसार, एक सिस्टम को जो है ना पूरा करते हैं, ना कि वे अपने प्रेम को दर्शाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो अंतिम सफ़र होता है वह दुनिया की एक सच्चाई को हमारे सामने ला करके रखता है, और उस दिन हमें आभास होता है कि रियली में धरती पे जितने भी प्रेम माया मोह संबंध सब दिखावे का रहा, सब दिखावे के हैं। हर व्यक्ति अपने एक फर्ज को निभा रहा है, एक फॉर्मालिटी को निभा रहा है। नेक्स्ट जो हम 4 लाइन्स को देखेंगे, यहाँ से मॉडर्न सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया गया है। बात को समझें तो रियलिटी हमारे सामने आती है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन ए स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। इस पुनः सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में पोएट जो है ना नेचुरल ऑब्जेक्ट का वर्णन करता है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यानी उस जंगल को इमेजिन कीजिए जो पत्ता विहीन है, यानी पतझड़ के समय जब जंगल के सारे पेड़ पौधों के पत्ते समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो चारों तरफ भूखमरी फैल जाती है। जो भी पशु पक्षी होते हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते पे निर्भर करते हैं, पत्ते के समाप्त होने के बाद उन्हें भूखमरी का शिकार हो जाना पड़ता है। इट मीन्स वो तो मरने लगते हैं। ट्रॉल्स रन ए स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के, यहाँ पे ट्रॉल्स को सबसे पहले आप शिकारी जानवर समझें, बाद में इसके दूसरे अर्थ क्या होंगे हम इसी पैराग्राफ में इसी समय जो है ना डिस्कस करेंगे। फिलहाल उदाहरण को समझेंगे। ट्रॉल्स यानी जो शिकारी जानवर होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति वाले, उन्हें कहा गया है रन ए स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। वे दौड़ जाते हैं, झपटते हैं और अपना शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जैसे पहले आप लोगों को मैंने बताया है कि जब पतझड़ आता है, पेड़ पौधों से पत्ते समाप्त हो जाते हैं, तो उदाहरण के तौर पे हिरन को रखें, जो जीने के लिए पत्तों पे ही निर्भर करती हैं। जब पत्ते समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें भोजन नहीं मिलता, वो भूखमरी के शिकार होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, भाग नहीं पाती हैं, और उस परिस्थिति में एक शिकारी जानवर का, शेर का शिकार वो बड़े आसानी से हो जाती हैं। द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल बिल्कुल गूंगी हैं, हरियाली समाप्त हुआ, खुशी समाप्त हुआ, अतः गाने का वजह भी समाप्त हुआ। क्योंकि जब बसंत आता है, चारों तरफ हरियाली होती हैं, पेड़ पौधों पे पत्ते होते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी गीत गाते हुए सुनाई देती हैं। लेकिन पतझड़ में यह बुलबुल बिल्कुल गूंगी हो जाती हैं। एंड द एंजल विल नॉट कम, एंजल बोले तो फरिश्ता, देवदूत अब नहीं आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि पोएट जो है ना नेचुरल ऑब्जेक्ट, एक परिवेश का, एक जंगल का चर्चा करते हुए सीधा हमें फरिश्ता के तरफ लेकर के जाता है। कहने का मतलब क्या है? तो पोएम के अर्थ को ऐसे समझिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, सारी दुनिया जो है ना पत्ता विहीन हो चुकी है। कहीं किसी के चेहरे पे खुशी नहीं है, कहीं कहीं
कहीं पे भी जो है ना हंसने का वजह नहीं है। सभी लोग जो है ना तनाव से भरे हुए हैं और हम सब भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जो चीज़ हमें प्राप्त करना है हम वो प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। ट्रॉल्स जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, जो किडनैपर हैं, जो रॉबर हैं, ये सभी लोग हमारी हत्या कर रहे हैं, हमारे पैसों को लूट रहे हैं, हमारे बच्चों को उठा रहे हैं और बड़े आसानी से अपने भोजन का प्रबंध कर ले रहे हैं। हम काम करते करते दिन रात परेशान हैं, तबाह हैं। हमें जो है ना जो चाहिए वो प्राप्त ही नहीं होता और जो कुछ प्राप्त भी होता है इन लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है। अब इन ट्रॉल्स में हम कई सिस्टम का नाम रख सकते हैं। आप इमेजिन करें तो मेडिकल से लेकर के पॉलिटिकल सिस्टम तक चले जाइए या कोर्ट कचहरी तक भी चले जाइए। किसी भी प्रकार का विवाद आपके साथ हो, कोई भी समस्या आपका साथ हो तो आपके द्वारा कमाई गई, संचय की गई सारी दौलत की धजिया जो है ना, धजिया लूट जाती है। चारों तरफ लोग जो है ना उसे लूटने के चक्कर में रहते हैं। किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, वे आपके पैसे को आसानी से ले रहे हैं। रास्ते में आप सुनसान रास्ते में मिल गए, असमय मुलाकात हो गई, कोई आपके पैसों को लूट ले रहा है, कोई आपके बच्चों को ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहा है। जहां हम न्याय लेने जा रहे हैं वहां भी जो है ना हमें लूटना पड़ जा रहा है। हम किसी मंदिर मस्जिद का चक्कर भी लगा रहे हैं, गुरुद्वारे का चक्कर भी लगा रहे हैं, तो वहाँ भी बिना धन व्यय किए हमारा काम नहीं बन रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तमाशा सरेआम सड़कों पे हो रही है। एंड द नाइटिंगल, यहाँ नाइटिंगल शरीफ लोगों के बारे में कहा गया, जो सभ्य लोग हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से मतलब नहीं है। वे सब गूंगे हुए हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। कभी एक समय था, ऐसी सोसाइटी हमारे पास थी कि इस समाज में जब हम गिरते थे तो उठाने के लिए हजारों हाथ आया करता था। आज जो है ना हम सड़कों पे लूट रहे हैं और अगल बगल लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आ रहा है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और हम ये सोचे कि फरिश्ता आएगा, देवदूत आएगा, हमें बचाएगा, यह भी होने नहीं जा रहा है। कई ग्रंथों में आप पढ़े होंगे, W.B. येट्स का पोएम द सेकंड कमिंग पढ़े होंगे। तुलसीदास ने भी इस बातों को कहा था कि धरती पे जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर जो हैं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और जो सज्जन होते हैं उनके कष्टों को हरते हैं, उनके पीड़ा को हरते हैं, और जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, उनकी मृत्यु, उनकी हत्या, उनका वध होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ईश्वर उन्हें बचाने आते हैं जो बचाने के लायक होते हैं। आज धरती पे इतना पाप है कि प्रत्येक व्यक्ति पापी है, तो फिर भगवान किसको बचाने आएगा? किसी को बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। हमने खुद ऐसे समाज का निर्माण किया है, हम खुद ऐसे मार्ग बनाए हैं जिससे हम होकर चले हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसी मार्ग से आ रही हैं। विनाश सबकी होगी और हो के रहेगा, क्योंकि कोई यहाँ किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। तो यह मॉडर्न सोसाइटी के झलक को आपने देखा। अब हम पोएम के लास्ट स्टैंजा का अध्ययन करते हैं, जिसमें पोएट जीवन की उस सच्चाई यथार्थ के बारे में बताता है जिसे हम वृद्धा अवस्था में महसूस करते हैं। यानी हमारी अंतिम क्षण की जो फीलिंग्स होते हैं, जो आकांक्षाएं अधूरी रह गई, उसके प्रति हमें जो फील होता है या जो हम महसूस करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा सच्चाई है हमारे आपके साथ घटित हो रहा है, हमारी लोकेलिटी में, हमारे परिवेश में। क्या लाइन को देखते हैं। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could bless travelers in their last distress। इन 4 लाइन में देखेंगे
पोएट बोलता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आप आगे बढ़ो तो आगे ठंड ठंड ही ठंड मिलेगा। इम्पॉसिबल कोल्ड यानी असंभव ठंड, जिसके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस तरीका से ठंड बर्फ के परत में आपको प्राप्त होगा। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, उन पहाड़ के जो सुंदर हेड है, शिखर है, उसे कवर किए हुए, उसे ढके हुए। वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके सफ़ेद झरना का पानी हमें सुकून दे सकता था, शांति दे सकता था। कब? ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट डिस्ट्रेस, अंतिम क्षण में जब हमें निराशा हाथ लगती है, उस समय हमें वो शांति दे सकता था। अब इसे हम ऐसे समझ लें, मान लें कोई पर्वतारोही व्यक्ति है जो पहाड़ों पे चढ़ता है, पूरा मेहनत से संघर्ष करते हुए चढ़ते चढ़ते थक जाता है। वह पहाड़ के शिखर को देखता है जहाँ से सफ़ेद झरने की बहाव हो रहा है। वह महसूस करता है कि जब हम उस जगह पे पहुँचेंगे तो उस झरना के पानी से हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी, अपने प्यास को बुझाएगा। लेकिन जब वो शिखर तक पहुँचता है तो देखता क्या है कि झरना बर्फ़ का रूप ले चुका है, जम गया है, जहाँ एक बूंद पानी का भी गुंजाइश नहीं है और प्यास ज्यों का त्यों बनी हुई है। अब इन बातों को ऐसे समझेंगे, सारी जीवन हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हम जो भी कमाए हैं, बचाए हैं, संचय किए हैं, हमें ऐसा लगता है कि वृद्धा अवस्था में इसी से हमें शांति मिलेगी। चलो जुआ अवस्था में हेन केन पर केन कमा लेते हैं, जितना मेहनत करना है कर लेते हैं, बचा लेते हैं। वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापा में इन सभी वस्तुओं से हमारा घर परिवार भरा होगा और हम बड़े शांति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो स्टेज आता है, बुढ़ापा आता है, तो जो घर महल हम तैयार रखे हैं, हमें उस घर और महल से विरक्ति सी होने लगती है, शांति नहीं मिलता। जितने अच्छे बिस्तर हम बनाते हैं जुआ अवस्था में और खुद बिस्तर से दूर रह के संघर्ष करते हैं, जब वो समय आता है, जब वृद्धा अवस्था आता है, तो उस मखमली बिस्तर पे भी सुकून नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि हम जिनके लिए यह काम करते हैं, संचय करते हैं, बचा कर लाते हैं, वे सब हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। जो फर्स्ट स्टांजा के लास्ट लाइन आप देखें, एंड द प्रेम्स गो रॉलिंग ऑन, यहाँ का जो सिस्टम है उसके बारे में आप समझ लिए हैं। एंड द प्रेम्स गो रॉलिंग ऑन यानी बच्चे अब नियंत्रण से बाहर है। जुआ अवस्था में आपने बच्चों पे ध्यान दिया नहीं, बच्चों को वह संस्कार, वो कल्चर दिया नहीं, धन दौलत कमाने में अपना समय आपने व्यतीत किया। बच्चे उन चीज़ों के शिकार हुए जो हमारे वर्ल्ड में हुआ, दुनिया में जो तरह तरह की वस्तुएं घटित हो रही हैं उसके बारे में वो शिकार हो चुके हैं। अब जब हम वृद्धावस्था में घर पहुंचते हैं, जब दुनिया से रिटायर होते हैं, हम काम करने के लायक नहीं होते, तो हमारे द्वारा अर्जी हुई संपत्ति तो बरकरार रहती है, घर रहता है, बिस्तर रहता है, पैसे भी रहता है, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता क्योंकि हमारे बच्चे हमारे अनुसार नहीं रहते हैं। वे उन दौलत के आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। उन सब की अपनी एक दुनिया होती है। चारों तरफ जो है ना कोल्ड, ठंडा सा महसूस होता है, कहीं से किसी भी प्रकार के एक बूंद सुकून के दिखाई नहीं देते और इंसान इसी निराशा में जीते जीते अंतोगत्वा मृत्यु को गले लगा लेता है। पोएम को हम लोग समाप्त किए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आप स्वयं बना सकते हैं। अगर पोएम आपको समझ में आया हो तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको फॉल्स और ट्रू टर्म से जो है ना आंसर देने होंगे। यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ से पोएम के लाइन से
इन 4-5 क्वेश्चन को पूरे करने होंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो पोएम के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग, ग्लोसरी एंड नोट्स दिए गए हैं जिससे आप पोएम को रिवाइज कर समझ सकते हैं। आफ्टर डैट लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पे होते हैं जिन सभी के लिए पोएम का समरी आप अच्छी तरीक़ा से समझ लें तो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, अभी तक टाइम देने के लिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।